बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, आज हमने जो है वो हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला जो टॉपिक है ना, उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो था उसकी काइनेटिक इक्वेशन से हमने एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हमने ड्राइव करना है। पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ड्राइव किया था, यहाँ पे ये दोनों करेंगे। और इन चार में से एक कन्फर्म जो है वो शॉर्ट के तौर पर आता होता है और लॉन्ग में जो है वो दो पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट कन्फर्म होता है। तो लेक्चर से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने चैनल किया है, सब्सक्राइब किया हुआ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। तो एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक ये होता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, कि अगर इक्वल वॉल्यूम है ना गैसेस का, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम करते हैं कि लेट फॉर गैस वन, हम दो गैसेस लेते हैं, गैस वन और गैस टू। तो गैस वन जो है उसका मास m1 कंसीडर करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो c1 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हम n1 कर लेते हैं। इसी तरह से जो गैस टू के लिए जो मास हम लेते हैं वो m2 है, और जो वेलोसिटी है वो c2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हम n2 लेते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 m1 n1, और c1 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा बार। इसी तरह पी वी इज इक्वल टू दूसरी गैस के लिए m2 n2 और c2 जो है वो बार। क्योंकि दोनों गैसेस में प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, सो ये दोनों कांस्टेंट इक्वल है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज भी इनकी इक्वल आएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वलाइज होगी ड्यू टू सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो 1/3 से कट जाएगा, और बाकी इक्वेशन हमारे पास बचेगी m1 n1 c1 बार स्क्वायर और n2 c2 और c2 बार स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बचेगी अब। तो फॉर बोथ गैसेस एट सेम टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज सेम, एक मॉलिक्यूल के लिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस टू। क्यों? क्योंकि दोनों का हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, सेम रखा है। तो अगर दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो ये कंसीडर किया जाता है कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? 1/2 mv²। क्योंकि हम गैसेस में जो है वो मॉलिक्यूल्स लेवल तक पढ़ रहे होते हैं, एटॉमिक लेवल तक पढ़ रहे होते हैं, तो इसके लिए हम v को हम c से, यानी कि वेलोसिटी v है, हम जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो c से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1/2 गैस वन के लिए क्या होगी? 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार। इसी तरह 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन 4 कहते हैं। तो क्या करना है? डिवाइड इक्वेशन बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे डिवाइड कर देना। इक्वेशन 3 हमारे पास ये आई थी पहले, और इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास ये आ रही है। तो ये नीचे आ गया, तो m1 से कट गया, c1 जो है वो c1 वाले से कट गया, m2 से, और यूं हमारे पास जो है ये सारे फैक्टर कैंसिलेशन के बाद n1 इज इक्वल टू n2। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वालिटी है, ये शो कर रही है कि अगर वॉल्यूम जो है वो बोथ गैसेस का जो है वो इक्वल है अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका मतलब ये होगा कि कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी जो है बिल्कुल सेम होगी। तो विच इज़ एवोगैड्रोस लॉ, जो कि एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर गैसेस है ना, डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम है, उनका टेम्परेचर सेम है और उनका प्रेशर सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अब ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ड्राइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन ये है, पी वी इज इक्वल टू 1/2 m n c स्क्वायर बार। अब यहाँ पे जो कैपिटल एन यूज हुआ है, इससे मुराद ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल है तो इसका मतलब है, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल की तादाद होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसको हम एवोगैड्रोस नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि है Na। तो इस इक्वेशन में इस n की जगह अब लग गया हमारा Na। बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम है। तो जो m और Na होता है ना, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। तो हम ये फैक्टर क्या हो गया? m से हो गया, m से हमने रिप्लेस कर लिया। अब आपने क्या करना है कि जो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचा p इज इक्वल टू 1/3 m/v c स्क्वायर बार। अच्छा, अब जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। तो इस इक्वेशन में आपने डेंसिटी को पुट कर देना है। अब 3 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p
डेंसिटी इधर जो है वो डिवाइड हो रही है, इधर इधर जो है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको मैंने जो है वो फिर इस तरह लिख लिया कि ये वाला फैक्टर इस तरफ और ये वाला फैक्टर इस तरफ। अब दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या किया है, अंडर रूट ले लिया। तो अंडर रूट लेने के बाद जो ये, इसको हम क्या कहेंगे, देखें, एक तो ये स्क्वायर है, ऊपर से ये अंडर रूट लिया, तो इसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या कहेंगे हम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस, मतलब ये आर के इक्वल होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखें जितनी ज़्यादा गैस की वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो डिफ्यूज़ करेगी, तो इस वजह से जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी कम वो डिफ्यूज़ करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आर आपने पुट करना है। अब जो 3p है इसको हमने इधर साइड पे लिख लिया और 1/d, क्योंकि ग्राहम लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट फैक्टर बन गया। तो जब ये कांस्टेंट बना तो हम इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो 10 ग्राहम लॉ इज वेरीफाइड। तो ग्राहम लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी। तो जज़ाकल्लाह।